जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 9 मई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये काम किया है भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने। प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई 2025 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीआई की जब नियुक्ति होती है उसके लिए एक पैनल बनाया जाता है। उसमें कौन कौन होते हैं? तो देखिए, उसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं जो कि इस पैनल के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं तो वो शामिल होते हैं, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये तीनों मिलकर के सीबीआई के डायरेक्टर को चुनते हैं। सीबीआई की बात करें तो इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है, और यह भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। यह भारत में इंटरपोल के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। यानी कि ये जो सीबीआई है यह इंटरपोल से भी जुड़ी हुई है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीआई के जो प्रमुख हैं वो कौन है? प्रवीण सूद। और सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है यानी आईबी के डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार ढेका। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। और एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका पत्रकारिता। ठीक है, तो जो पुलित्जर पुरस्कार है या पुलित्जर प्राइज है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कारों में से एक पुलित्जर पुरस्कार की 2025 की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो अमेरिका का जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। तो 2025 के जो विजेता हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पत्रकारिता श्रेणी की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक सेवा में जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है प्रो पब्लिका को। खोजी रिपोर्टिंग के लिए समाचार एजेंसी राइटर्स के कर्मचारियों को दिया गया है ये पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को यह पुरस्कार दिया गया है। और ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए द न्यूज़ आर्कर के कर्मचारियों को दिया गया है। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक, नाटक और संगीत श्रेणी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको नोट कर सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के माध्यम से हुई थी। ठीक है, यानी कि जो जोसेफ पुलित्जर थे उनकी वसीयत के माध्यम से इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और जो जोसेफ पुलित्जर हैं उन्होंने अपनी वसीयत में कोलंबिया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग को इस पुरस्कार के संचालन के लिए धन दिया था। यानी कि जोसेफ पुलित्जर ने अपना जो धन है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय का जो पत्रकारिता विभाग था उसको दिया था। ठीक है, तो उसी के माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन यानी कि 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है यह 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ के द्वारा। इसकी मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा की गई है। इसकी थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष अन्वेषण में चुनौतियों का समाधान खोजने में सहयोग करने के लिए देशों को प्रोत्साहित करना।
ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो पहला वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन था ये 2010 में बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया था और 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। इसके सदस्य हैं 81 देशों के 563 सदस्य। इसके सदस्यों में जो अंतरिक्ष एजेंसियां होती हैं वो शामिल होती हैं और जो कंपनियां जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती हैं वो शामिल होती हैं, शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, ये सभी शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितनी बताई गई है? आंसर हो जाएगा इसका 11,098.81 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और इसमें यह बताया गया है कि भारत की जो तट रेखा है यानी कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसको अपडेट किया गया है। अब तक जो भारत की कोस्ट लाइन बताई जाती थी वो बताई जाती थी 7,516.60 किलोमीटर की, लेकिन अब आपको भी अपडेट होना होगा और भारत की जो कोस्ट लाइन है ये हो गई है 11,098.81 किलोमीटर की। दोस्तों जो नई लंबाई बताई गई है वो पुरानी लंबाई से 3,537.21 किलोमीटर अधिक है और यह संशोधन गणना की पद्धति में बदलाव के कारण हुआ है, जिसमें अब द्वीपों और खाड़ियों को भी शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो चलिए उनको जानते हैं। तो पहला है गुजरात, फिर इसके बाद है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो ये वो भारत के राज्य हैं। 9 राज्य हैं ऐसे जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उनमें बात करें पुदुचेरी, फिर है लक्षद्वीप, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और फिर है दमन और द्वीप और दादरा और नगर हवेली। दोस्तों भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा यानी सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। तो गुजरात की लगभग 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक प्रायोगिक क्लाउडिंग सीडिंग के प्रस्ताव को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। इसके लिए लागत बताई गई है 3.21 करोड़ रुपए की और ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा इसको रेगुलेट कौन करेगा? IIT दिल्ली, यानी IIT दिल्ली की देखरेख में ये क्लाउड सीडिंग की जाएगी। अब हम समझते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग क्या होती है। तो दोस्तों क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसका उपयोग कृत्रिम बारिश कराने के लिए किया जाता है। देखिए ये एयर पॉल्यूशन को कम करने में कैसे मदद करेगी? तो जब भी एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एक ऐसा प्रयोग किया जाएगा जिसमें बारिश हो जाएगी, यानी कि बिना मौसम के भी बारिश हो जाएगी। तो जिससे जो धूल के कण हैं और जो जहरीली गैसों के कण हैं वो पानी में घुल जाएंगे और ज़मीन पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एयर पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। जो क्लाउड सीडिंग होती है ये कैसे की जाती है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें बादलों में ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो बर्फ के क्रिस्टल या अन्य पानी के अणुओं को जमने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वातावरण में ऐसे पदार्थ डाल दिए जाते हैं जिससे जो पानी के अणु है वो जमने लगते हैं, बर्फ बनने लगते हैं। इसके लिए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से ये क्लाउड सीडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में खोदा गया है? आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है और ये जो कुआं खोदा गया है यह अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में जो सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज है उसमें खोदा गया है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये भूतापीय उत्पादन कुआं क्या होता है। तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए
ये बनाए जाते हैं। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो भूमि की जो ऊर्जा होती है, भूमि की जो एनर्जी होती है, उसको प्राप्त करने के लिए ये कुएं बनाए जाते हैं। तो ये कुएं ज़मीन के अंदर गहराई में खोदे जाते हैं जहाँ पर पानी या भाप होती है। इस गर्म पानी या भाप को कुओं के माध्यम से सतह पर लाया जाता है और फिर इससे बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है भूतापीय ऊर्जा कुआं में। देखिए, भारत के ये वो रीजन है जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके अलावा जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो राजस्थान का ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी भूतापीय ऊर्जा, और गुजरात और महाराष्ट्र का ये वाला एरिया। इसके अलावा जो आपको कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। और ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा है। और ये सिक्किम वाला एरिया है, यहाँ पर भी भूतापीय ऊर्जा के भंडार हैं। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी इसकी ईटानगर है। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनायक, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जो कि भी भाजपा के हैं। और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ के अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नामदाफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के हो ची मिन शहर में आयोजित 2025 के संयुक्त राष्ट्र दिवस बैसाख समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू ने। तो अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के हो ची मिन शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस समारोह में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है। और ये जो समारोह था ये 6 से 8 मई 2025 तक आयोजित किया गया है। बैसाख समारोह की बात करें तो यह बौद्ध त्यौहार है जिसे बुद्ध के जन्म, मृत्यु और ज्ञान के स्मरण के लिए मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह समारोह एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत और मंगोलिया में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शिव। तो 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 के बीच में अमरनाथ यात्रा होगी जो कि हर साल होती है। तो इस यात्रा के लिए जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन शिव। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो अमरनाथ यात्रा है उसको सुचारू रूप से संचालित करना। ठीक है, तो अभी जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो अलर्ट हो गई हैं और उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ऑपरेशन शिव शुरू किया है। दोस्तों, ऑपरेशन शिव एक वार्षिक बहु एजेंसी प्रयास है जिसमें बहुत सारी एजेंसियां शामिल होती हैं और भारतीय सेना शामिल होती है, अर्धसैनिक बल, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो खुफिया एजेंसी होती हैं वो सभी शामिल होती हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो जो अमरनाथ गुफा है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम या नोडी के रास्ते से होती है। यह यात्रा 12 से 14 दिनों में होती है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का एक बर्फ से बना शिवलिंग होता है जिसके दर्शन करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर ये काफ़ी चर्चा में है, इसको आपको याद भी रखना है। तो भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ये भारत ने चलाया था। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर चलाया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो ये बांग्लादेश के द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। यहाँ पर डेविल हंट है, याद रखना है। ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट की बात करें तो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी IMDX 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, सिंगापुर का जो चांगी प्रदर्शनी केंद्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें भारतीय नौसेना का जो जहाज़ है INS किल्टन ये शामिल हो रहा है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सिंगापुर में। बात हुई है सिंगापुर की, तो दोस्तों सिंगापुर एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। तो सिंगापुर विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक है। 1963 में इसको ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बाद में ये मलेशिया संघ में शामिल हो गया था, फिर मलेशिया संघ से भी अलग हो गया था। यहाँ के राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम, राजधानी है सिंगापुर और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। लॉरेंस बोंग यहाँ के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। यहाँ पर आप सिंगापुर को देख सकते हैं, ये है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो चौंडी में देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक बनाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें स्मारक के लिए 681 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार 2025 में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक फिल्म भी बनवाएगी। देवी अहिल्याबाई की बात करें तो उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और वह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जिसका पुराना नाम अहमदनगर जिला है, उसके चौंडी गांव में हुआ था। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर ने 1967 से 1995 तक होलकर वंश के शाही परिवार की सत्ता संभाली और मध्य प्रदेश के महेश्वर से अपना शासन चलाया था। उनके द्वारा कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये सभी शामिल हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई राजधानी है। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19, लोकसभा की 48 सीटें हैं। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया गया है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अब तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो करंट अफेयर्स है इसको आपको अपडेट कर लेना है। बाद में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये फैसला वापस भी लिया गया है। महाराष्ट्र ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर बनाया गया है, उसका उद्घाटन भी किया गया है। और महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। दोस्तों आप हमारे ऐप को यानी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 400। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी और आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन सभी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया है? पाकिस्तान। अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? भारतीय रेलवे। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? जर्मनी। आईएमएफ की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? भारत। और भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रोहित शर्मा। भारतीय नौसेना को मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमल किस देश से प्राप्त होगा? रसिया। लुइस गैल्वन किस देश के फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया है? अर्जेंटीना। भारत के किस नौसेना पोत ने मालदीव में आयोजित HADR अभ्यास में भाग लिया है? INS शारदा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के महत्वपूर्ण घास के मैदान डिस्कस करेंगे। तो सवाना घास के मैदान जो हैं ये पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। और स्टेपीज पश्चिमी रूस, मध्य एशिया। कैंपास ब्राज़ीलियन उच्चभूमि, लानोज वेनेजुएला। और सेल्वास अमेजन बेसिन। और सेराडो ब्राज़ील। साहिल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक। और बेल्ट पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी उत्तरी अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, पटाना श्रीलंका और पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया और कंपोज ब्राज़ील में पाए जाने वाला घास का मैदान है। ठीक है, तो ये घास के मैदान आप ज़रूर नोट करें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर बने हैं, तो वह जर्मनी के चांसलर बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जर्मनी बताया हुआ है।
आज आपके लिए क्वेश्चन है, सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 18 महीने के 1800 MCQs जो कि करंट अफेयर्स के MCQs हैं, इसकी ई बुक भी मिल जाएगी। एक साल के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा 2025 की, तो मात्र 199 रुपये में ये पैकेज मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है, पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल करने के साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर ये सभी ई बुक मिल जाएगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।